हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो आपके बीडीपी प्रोग्राम में जो ACC 01 का एग्ज़ाम है उसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए है। इसमें ACC 01 का दिसंबर 2021 का जो पेपर है उसमें जो आपके प्रश्न आए हैं मैं उसके उत्तर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो जो आंसर क्वेश्चन पेपर है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे। पहला प्रश्न है, पहले का क्या है, आगे खेल क्रियाओं की सूची दी गई है, बताइए कि प्रत्येक खेल क्रिया प्रमुख रूप से विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है। नीचे एक क्रिया उदाहरण के रूप में भी दी गई है, यानी कि जैसे हमें खेल क्रिया दे दी गई, हमें बताना है कि इससे बच्चे का कौन सा विकास होता है। जैसे बिंदुओं को जोड़ना, बिंदुओं को बच्चा जोड़ेगा तो उससे बच्चे का क्या होगा, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। तो हमें बाकी ये सब बताना है कि किस चीज से कौन सा विकास बच्चे का होता है। तो बच्चा जो कहानी सुनाएगा उससे कौन सा विकास होगा, तो इससे आप लोगों को पता है ना, कहानी सुनाएंगे तो हम बोल के सुनाते हैं, बच्चे उसे सुनेंगे तो इससे बच्चे का भाषाई विकास होगा। तो इसमें आप भाषाई विकास लिख देंगे। नेक्स्ट, फुदकना और कूदना, उससे बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। कला संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, अगर बच्चा जो कला संबंधी क्रियाएं करेगा तो उससे बच्चे का कौन सा विकास होगा, उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है और उससे क्या और भी बहुत सारे विकास होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक विकास ही बच्चे का होता है। जैसे सृजनात्मकता आती है ना, कला संबंधी क्रियाएं जब बच्चा करता है उससे। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसमें बच्चे का स्थूल क्रियात्मक बहुत सारे विकास होता है, लेकिन मुख्य रूप से कला संबंधी क्रियाओं में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। पेंसिलों को उनकी लंबाई के अनुसार रखना, पेंसिलों को अगर बच्चा उनकी लंबाई के अनुसार रखेगा तो इससे क्या बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, क्योंकि उसे वर्गीकरण करना आ रहा है, उसे चीजों को क्रमबद्ध करने की बच्चे के अंदर क्या क्षमता आ रही है। तो पेंसिल को उनकी लंबाई के अनुसार रखना बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। झूले पर खेलना, बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास हो जाएगा। पानी को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में डालना, बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। गुटकों को रंगों के अनुसार रखना, इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। दूसरे बच्चों के साथ बच्चा खेलेगा तो उससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। दूसरे बच्चों के साथ बच्चा खेलेगा सामाजिक विकास होगा, क्योंकि दूसरे बच्चों के साथ बच्चा जब खेलने जाता है तो बच्चा क्या सामाजिक होना सीखता है, अपनी चीजें शेयर करना सीखता है, बच्चों के साथ बात करना सीखता है, माहौल देखता है वहाँ का, तो उससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। बाल कविताएं गाना, इससे बच्चे का भाषाई विकास होगा। पकड़न पकड़ाई का खेल खेलना, इससे बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तार भाषा, तार भाषा क्या है हमें ये बताना है। तो जो तार भाषा होती है उसका मतलब होता है कि जो तार में जो भाषा यूज होती है वो भाषा किस तरह की होती है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरे कक्ष है, निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि थोड़े थोड़े शब्दों में हमें इन चीजों के बारे में बताना है। तार भाषा क्या है, भूमिका अभिनय, जीवत्वारोपण, नवजात की सहज प्रतिक्रियाएं और मुक्त खेल है, इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताना है। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर। सबसे पहले हम देखेंगे तार भाषा क्या होती है। तो तार भाषा जो होती है छोटे वाक्यों की भाषा होती है, जो कि क्या कम जो होता है ना, कम शब्दों में अपनी बात संदेश को स्पष्ट रूप से प्रयोग करने, स्पष्ट रूप से समझाने के लिए प्रयोग में की जाती है। छोटे बच्चे के भाषाई विकास के दौरान दो शाब्दिक वाक्य होते हैं ना, दो शाब्दिक वाक्य बनाने की अवस्था होती है, वही वो सरोमान्य होते हैं, यानी कि बच्चा कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, बच्चा जो इस अवस्था में होता है तो वो जो होता है ना, दो छोटे छोटे शब्दों को लेकर वाक्य बनाता है। इन दो शाब्दिक वाक्यों की अवस्था होती है, ये सब जगह वही बच्चे बोलते हैं। 13 से 36 जो माह की उम्र का बच्चा होता है ना, उसके प्रारंभ में बच्चे ये वाक्य बोलते हैं। ये वाक्य शाब्दिक वाक्य होते हैं, कुछ नियमों के अनुसार बच्चा जो होता है ना बनाता है। ये शाब्दिक वाक्य छोटे व सरल होते हैं, बच्चे इनके गठन के लिए जरूरी व सिर्फ जरूरी ही शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे को बोलना दूध पीना है तो बच्चा सीधा यही बोलेगा दुद्धू, उससे हमें क्या समझ जाते हैं, दुद्धू पीना, बस हम समझ जाते हैं, दो शब्द बोल दिए उसने, पूरा वाक्य पूरा हो गया कि मुझे दुद्धू पीना है। तो ये तार भाषा की तरह इस्तेमाल में होता है। ये दो शाब्दिक वाक्य छोटे व सरल होते हैं, बच्चे इनके गठन के लिए सिर्फ जरूरी शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, और ज्यादातर क्या करते हैं वो संज्ञा, क्रिया व विशेषण शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं और उन्हें एक विशेष अनुक्रम में जोड़ते हैं। इन वाक्यों का गठन तार भेजते समय जो प्रयोग में आने वाली भाषा होती है उसके जैसा लगता है, उस भाषा से मिलता जुलता है, क्योंकि तार भेजते समय भी हम केवल महत्वपूर्ण और आवश्यक
क्रिया, संज्ञा या विशेषण जो शब्द होते हैं उन्हीं का सिर्फ प्रयोग करते हैं, बाकी वाक्य जो होते हैं ना शब्द उनको छोड़ देते हैं बाकी वाक्य के शब्दों को। तो इसी कारण से बच्चों की जो दो शाब्दिक वाक्य की भाषा होती है उसे तार्किक भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट, भूमिका अभिनय क्या होता है? भूमिका अभिनय का आशय जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को समझकर उसे अच्छे से समझता है और फिर उसके संबंध में पूरा प्रशिक्षण लेकर नियम पूर्वक उसे निभाता है तो उसे हम भूमिका अभिनय कहते हैं। जैसे एक वकील जो होता है उसे वकालत करना पसंद है तो वह पहले उसको समझता है, फिर उसका प्रशिक्षण लेगा वो, और फिर उसके बाद अच्छे वकील की भूमिका का निर्वाह करता है। और जो भूमिका अभिनय में भूमिका करने वाले लोग होते हैं प्राप्त, या वो जो भूमिका करने वाले लोग होते हैं क्या वो पेशेवर कलाकार भी हो सकते हैं, और जो संदेश प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता होते हैं ना उनको भी हम ले सकते हैं, या फिर स्वयं हम भी उसमें क्या भूमिका कर सकते हैं। भूमिका अभिनय के कुछ चरण होते हैं, जैसे अब क्या आपका बड़ा पूछा जाए तो आप ये चरण लिख देंगे, अगर आपसे छोटा जैसे अभी पूछा गया है तो आपसे छोटा पूछा जाएगा तो इसमें आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे कि इसमें सबसे पहले विषय चुना जाएगा, फिर जो जिसको भूमिका निभानी है हम उसको चुनेंगे, फिर उसको बताएंगे कि आपको क्या भूमिका करनी है, फिर चौथे चरण में उसको बता देंगे कि भाई इतनी देर करना है आपको, फिर उसके साथ उसको बताएंगे कि भाई आप इतनी 10-15 मिनट तैयारी कर लो, और फिर उसके बाद श्रोताओं को बताएंगे कि भाई आपको ये इस संदेश के ऊपर आपसे भूमिका यहाँ पे अभिनय किया जाएगा और आप लोग देखना और आप बताना कि कैसा क्या आपने उससे सीखा। फिर उसके बाद सब लोगों को वहां पे क्या उस बात के लिए, उस समस्या के ऊपर जिसके ऊपर भूमिका अभिनय आयोजन किया गया था उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाएंगे। तो इस तरह से आप शॉर्ट में लिख देंगे, और फिर जो समस्याएं उभरी हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आप इसमें से कुछ लिख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो, कि जैसे एक व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक स्थिति होती है, जैसे क्या बच्चा पैदा होता है तो बच्चा एक बेटा होता है, फिर उसके बाद वो भाई होता है, फिर उसके बाद वो पोता पोती भी होता है किसी का, फिर उसके बाद वो पति बनता है, फिर वो पिता बनता है, फिर वो दादा बनता है। तो इस तरह से बहुत सारी भूमिकाएं होती है जीवन में। ऐसे ही जो भूमिका अभिनय उसमें भी एक व्यक्ति अनेक भूमिकाएं निभा सकता है, यानी जैसे एक बच्चा छोटा होता है या फिर व्यस्त हो इस दौरान बेटा भाई पति पिता आदि की भूमिका निभाता है। इस तरह से ही भूमिका अभिनय भी है। बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिन पर हम लोगों के साथ सीधे बात नहीं कर सकते क्योंकि नाजुक मामले होते हैं, और इससे समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, नाराज हो सकते हैं। जैसे कि लड़का लड़की में अंतर करते हैं ना लोग, हम सीधा किसी को बोल दें तो शायद हो सकता है समाज के लोग नाराज हो जाए, तो हम भूमिका अभिनय के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। ऐसे मुद्दे हम सीधे नहीं बोल सकते बल्कि भूमिका अभिनय के द्वारा उठा सकते हैं, और भूमिका अभिनय नाटक से पूर्णतः भिन्न होता है। इसमें पात्रों को मोटे तौर पर स्थिति बता दी जाती है कि क्या भूमिका अभिनय कैसे करना है, ये भूमिका आपको निभानी है, बाकी आप खुद देख लेना किस तरह से निभानी है। तो ये भूमिका अभिनय के बाद और उसके लाभ क्या है ये आपको इसमें नहीं लिखना है क्योंकि आपको छोटा ही पूछा है इसमें। नेक्स्ट बताना जीवत्वारोपण क्या है। जीवत्वारोपण का मतलब प्रत्येक वस्तु को क्या बच्चा जीवित समझता है। शाला पूर्व बच्चों का मन बहुत चंचल होता है और वे कोमल स्वभाव के होते हैं। बच्चों में जीवत्वारोपण की संकल्पना को जीन पियाजे के अनुसार समझा जा सकता है। पियाजे ने बताया था कि बच्चों को लगता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु में प्राण होते हैं और वे चीजें बच्चों की तरह ही सोच सकते हैं और उनमें भी भावनाएं होती हैं। बच्चों के अनुसार प्रत्येक चीज, जैसे किसी भी चीज को गिरा देंगे में गिर जाएगी ना, उसको चोट लग सकती है। उनके अनुसार लगता है कि चांद को ठंड लग जाती है इसलिए वो रात को बादलों में छिप जाता है। इसी तरह से बच्चों को सभी चीजें सजीव लगती है। वे सोचते हैं बेचारा पुल कितना थक जाता होगा क्योंकि सारा दिन उस पर तो गाड़ियां चलती हैं। छोटे बच्चों को लगता है कि हमारी जो गुड़िया है ना उसको भी भूख लगती है, उसे भी खाने की जरूरत है। गेंद क्या लुढ़क रही है क्योंकि उसे क्या जंप करना पसंद है, लुढ़कते लुढ़कते जाना घूमना पसंद है। बच्चों में जीवत्वारोपण के उदाहरण के तौर पर हम एक शिक्षिका का नजरिया देखते हैं, यानी कि कक्षा में क्या एक शिक्षिका है वो देखती है कि बच्ची बहुत सलीके से बैठती है कुर्सी के ऊपर जब भी वो बैठने को बोलती। उन्होंने देखा बच्ची कुर्सी पर बड़े आराम से धीरे धीरे बैठती है। शिक्षिका ने बच्ची का यह व्यवहार कुछ दिन तक देखा कि बच्ची बैठते समय कितनी शिष्टता दिखाती है। अतः एक दिन उन्होंने बच्ची से उसके इस व्यवहार का कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि अगर मैं कुर्सी पे जोर से बैठूंगी या उसको धक्का दूंगी तो कुर्सी को तो चोट लग सकती है, इसलिए मैं तो इतने आराम से बैठती हूँ। तो ये देख के शिक्षिका को पता चला कि बच्ची में जीवत्वारोपण की भावना है और बच्ची में जो ये विचार शक्ति है ना, इसी विशेषता को जीन पियाजे ने जीवत्वारोपण का नाम दिया है। जैसे वयस्कों के अनुसार बच्चों के द्वारा दिए गए ये जो तर्क है ना, ये सही नहीं होते, पर वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चे क्या थोड़ा अलग ढंग से सोचते हैं, बड़ों से अलग सोचते हैं। अतः हम बच्चों में विचार शक्ति के रूप में जीवत्वारोपण को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा
नवजात की सहज प्रतिक्रिया, यानी कि नवजात शिशु होता है वो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है कि वो बच्चा सीखता नहीं है, सिखाते नहीं है, वो अपने आप हो रही होती हैं, तो वो सहज प्रतिक्रियाएं होती हैं। सहज प्रतिक्रियाएं किसी खास घटना प्रेरक के उत्तर में अपने आप होने वाली शारीरिक गतिविधियां होती हैं। दूसरे शब्दों में यदि शारीरिक क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, जैसे कि अगर हम नवजात शिशु के मुंह के कोने को छुएं या सहलाएं तो उनका सिर क्या है, उसी दिशा में मुड़ जाता है जिधर हम सहलाते हैं, जिस दिशा में हमने सहलाया था। जैसे बच्चे अपना होठ खोलते, जीभ बाहर निकाल कर उस वस्तु को, जैसे कि उसके होठ से जिसको छू दिया तो वो क्या जीभ निकाल के उस चीज को भी टच करना चाहेंगे, मुंह में लेने चूसने का प्रयत्न करते हैं। इस सहज, जो ये बच्चे की सहज क्रिया होती है, ये बच्चे की सहज प्रतिक्रिया है ना, इनको बच्चों को क्या कहा, इनको क्या कहा गया है, रूटिंग सहज प्रतिक्रिया कहा गया है, रूटिंग रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया कहा जाता है। नवजात शिशु के जीवित रहने के लिए ये सहज प्रतिक्रियाएं आवश्यक होती है, क्योंकि यह शिशु को स्तन या फिर बोतल मुंह में लेने में मदद करते हैं। दूसरी सहज प्रतिक्रिया जो आहार ग्रहण करने से संबंध रखती है और शिशु के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, वह है चूसने की सहज प्रतिक्रिया। जब बच्चे के मुंह में कोई भी चीज दी जाती है ना तो उसे चूसने लग जाता है। सहज प्रतिक्रिया जन्म के कुछ समय बाद लुप्त हो जाती है। कुछ सहज प्रतिक्रियाएं केवल थोड़ी अवधि के लिए देखी जा सकती है, कुछ अन्य पूरे जीवन काल के लिए। जैसे आंख के समीप बच्चे की कोई चीज लाएंगे तो बच्चे आंखें झपकाएंगे, गर्म चीज पे हाथ लग जाएगा तो बच्चे अपना हाथ झटका लेते, ठंडा पानी करते बच्चे को सिसकी आते ठंडा पानी डालते। तो ये चीजें जो है बच्चे की ये सहज प्रतिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, मुक्त खेल क्या है? मुक्त खेल का मतलब होता है ना स्वतंत्र खेल, बच्चा स्वतंत्रता से खेले। तो मुक्त खेल का अर्थ है बच्चों को खेल, जो बच्चों की खेल क्रिया है ना उनका चुनाव करने के लिए उनको सामग्री व अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता हम देंगे। जब बच्चे मुक्त खेल क्रियाएं बच्चों के लिए आयोजित करेंगे तो बच्चों को विभिन्न खेल सामग्री जैसे कि मोती, रस्सी, गुटके, तार, रेत, पानी, गेंद, टायर, ये चीजें उपलब्ध कराई जाएंगे ताकि बच्चे इससे अपनी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार खेल खेल सके। यानी सामग्री खुद अपनी इच्छा अनुसार चुन लेंगे और अपने रुचि के अनुसार खेल सामग्री का चयन भी कर सकेंगे। बाहरी व भीतरी मुक्त खेलों के लिए अलग अलग समय का निर्धारण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे करें कि एक समय में दोनों क्रियाएं आयोजित करें, लेकिन ये नहीं कि सब बच्चों को एक साथ वहां पे बिठा देनी, थोड़ा सा उनको कि दो ग्रुप में बांटते कि भाई जिनको बाहरी मुक्त खेल खेलना है वो इस साइड हो जाओ, भीतरी मुक्त खेल खेलना है वो इस साइड हो जाओ। तो ऐसे उनको दो ग्रुप में बांट देना है। अब ये नहीं है कि स्वतंत्र खेल खेलना है तो शिक्षिका की भूमिका समाप्त हो जाती है कि भाई हाँ मैंने ये क्रिया योजना बनाई तो मैं बच्चे पे ध्यान रखूंगी और बच्चे अगर मुक्त खेल खेल रहे हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा नहीं है। स्वतंत्र खेलों में मुख्य भूमिका वैसे तो बच्चों की होती है, परंतु इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस दौरान शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती या बच्चों का ध्यान रखने में ढील दे, बल्कि मुक्त खेल के दौरान शिक्षिका का बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बच्चे के मुक्त खेल खेल रहे हो तो भागना, दौड़ना, चलना, कूदना ये सब चलता रहता है बच्चे के साथ, तो हो सकता है बच्चे को चोट लग जाए, तो इस दौरान बच्चे पे नजर रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरे का, क्या है? शिशु की उन योग्यताओं व व्यवहारों का वर्णन कीजिए जो उसे देखभालकर्ता के साथ लगाव विकसित करने में मदद करती है। तो बच्चे को लगाव विकसित करने में जो योग्यताएं व विशेषताएं या व्यवहार होता है उसका ये है कि शिशु अपने पालनकर्ता से संपर्क बनाने में अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हैं, और कई क्या उसके व्यवहार भी कई ऐसे होते हैं उनके द्वारा भी वो पहल करते हैं जो कि निम्नलिखित है। अब उसकी योग्यताएं, संवेदात्मक योग्यताएं कौन कौन सी हैं? शिशु की संवेदात्मक योग्यताओं का उसके सामाजिक संबंध बनाने में बड़ा महत्व है। भाषा के प्रति ऐसी ग्रहणशीलता के कारण ही वयस्क शिशु का ध्यान आकर्षित करने के लिए भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग कर पाते हैं। लोगों के चेहरे शिशु को आकर्षित करते हैं, इसलिए क्या उनके जो दृश्य संबंधी कौशल है वो भी उन्हें सामाजिक अंतःक्रिया में मदद करते हैं। बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, वो पालनकर्ता की ओर एकटक देखते हैं, तो उससे क्या उनके मध्य अंतःक्रिया को बढ़ावा मिलता है। धीरे धीरे शिशु के अपनी माँ का चेहरा, उसकी गंध, खुशबू और आवाज के आधार पर माँ व अन्य लोगों में भेद करना सीख जाते हैं, और अपनी माँ और जो दूसरे लोग होते हैं ना उनके प्रति दूसरे लोगों के प्रति कम प्रतिक्रिया दिखाते हैं, और जो माँ होते हैं उसके प्रति अपेक्षाकृत अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। धीरे धीरे वे घर के अन्य सदस्यों को भी पहचानने लगते हैं, जैसे कि उनके बहन भाई हो गए, माता पिता, दादा दादी जो हो गए ना, उनके प्रति भी वो उनको भी पहचानने लग जाते हैं। लगभग 6 माह का शिशु भावात्मक अभिव्यक्ति जैसे हर्ष, क्रोध, भय आदि में समर्थ होता है। शिशुओं की यह उभरती हुई क्षमता 2 कारण से महत्वपूर्ण होती है कि पहले तो क्या शिशु माता पिता के चेहरे के संवेगों को देखकर समझ जाते हैं कि किसी वस्तु या जो व्यक्ति है ना उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करनी है उनको, या उनके महत्व या अनुकूलता के बारे में भी निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे क्या करते हैं कि बच्चा कोई नया खिलौना लेने के लिए जाएगा, अगर वो खिलौना बच्चे के लिए सही नहीं है तो बच्चा देखेगा, जैसे उठाएगा और माँ की तरफ देखेगा ना, माँ या पिता की तरफ, और देखेगा कि
उनके चेहरे पे डर है तो बच्चा उनके चेहरे का भाव देख के समझ जाता है कि ये डर रहे हैं इससे, यानी कि इस खिलौने से मुझे खतरा होता है, तो वो खिलौना वहीं छोड़ के वापस भाग के पालनकर्ता के पास आ जाता है। तो इससे दूसरा क्या है, दूसरा चेहरे के हाव भाव को समझने के कारण वे समझने लगते हैं कि प्रत्येक भाव मुद्रा का एक विशेष अर्थ होता है। शिशु चेहरे के विभिन्न भाव में भेद करने लग जाता है, अन्य लोगों के चेहरों को पढ़ने का विशेष हुनर प्राप्त कर लेते हैं, जो उन्हें लगाव स्थापित करने में मदद देता है, फिर सहायता देता है। यानी कि बच्चा क्या शक्ल से पहचान जाते हैं कि उनको देख के कौन खुश हो रहा है, कौन स्माइल कर रहा है, कौन गुस्से में फेस बना रहा है, बच्चे सब महसूस कर पाते हैं। अब बच्चे के व्यवहार कैसे कौन कौन से हैं, वयस्कों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने व बनाए रखने के लिए शिशु के कुछ व्यवहार निम्नलिखित हैं। पहले क्या, शिशु एकटक देखना और मुस्कुराना। जीवन के पहले सप्ताह से शिशु नजरें मिलाने का अभ्यास करने लगते हैं। जब वे अपनी नजरें पालनकर्ता के चेहरे पर टिकाते हैं तो उनके बीच एक संबंध विकसित होने लगता है। शिशु पालनकर्ता की ओर देखते हुए मुस्कुराते हैं और जो पालनकर्ता है उसको इससे क्या आनंद मिलता है, संतुष्टि गौरव महसूस करते हैं, तो शिशु के प्रति अपनी सुरक्षात्मक जो व्यवहार है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि बच्चे को देखते हैं और फिर बच्चे के लिए क्या और ज़्यादा वो कंसर्न हो जाते हैं। शिशु की मुस्कुराहट के जवाब में पालनकर्ता भी मुस्कुराते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें गोद में लेते हैं। इस प्रकार वे वयस्कों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट उसका व्यवहार है रोना। रोना जो होता है बच्चे के लिए, शुरू में तो बच्चा क्या बिना बात के रोता है, लेकिन बाद में शिशु रोने के द्वारा अपना देखभाल व सहायता प्राप्त करने के लिए रोने का प्रयोग करने लग जाते हैं, क्योंकि अन्य व्यवहार की तुलना में शिशु के रोने में पालनकर्ता उसकी तरफ क्या तुरंत ध्यान देते हैं। लगभग 6 माह का शिशु रोकर पालनकर्ता की प्रतिक्रिया पाना चाहते हैं, यानी कि चाहे कि बच्चे को कोई तकलीफ हो या ना हो, लेकिन पालनकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शिशु रोने लग जाता है। शिशु के रोने पर प्रतिक्रिया दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि इससे उनमें विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। जब भी वे किसी कष्ट में हो तो कोई ना कोई जरूर उसके पास आएगा। नेक्स्ट उन बच्चों का व्यवहार होता है कूजन और बालालाप करना। कूजन व बालालाप के द्वारा भी शिशु व पालनकर्ता के बीच अंतःक्रिया बढ़ जाती है। जब शिशु वयस्कों की ध्वनियों की नकल करते हैं तो उससे आसपास के लोग क्या उनके साथ खेलना चाहते हैं। इस प्रकार शिशु और पालनकर्ता के मध्य संवाद व वैविध्यमय हो जाता है। नेक्स्ट क्या, अनुकरण करते हैं शिशु। लगभग 1 वर्ष की आयु तक के शिशु वयस्कों के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करने लगता है। वे आंखें झपकाने, शरीर को हिलाने डुलाने व अन्य हाव भावों की नकल करने लग जाते हैं। ऐसे में वयस्क जो होते हैं वो भी ऐसा व्यवहार दर्शाएंगे कि जिससे शिशु उनका अनुकरण करे। जैसे हमने बच्चे की तरफ कुछ बोला तो बच्चा वही बोलने की कोशिश करता है क्या, फिर हम दोबारा से वही बोलने की कोशिश करेंगे, तो क्या इससे एक अच्छा सा सामाजिक अंतःक्रियाएं बढ़ जाती है और शिशु के भावात्मक सामाजिक विकास के लिए लाभदायक होती हैं। शिशु की इन योग्यताओं व व्यवहारों के द्वारा ही बच्चे के साथ क्या वो अपने पालनकर्ता के साथ लगाव बढ़ा सकते हैं। तो ये शिशु की योग्यता व व्यवहारों के लगाव को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है दूसरे का जो खैप है, उसमें क्या है कि निम्नलिखित क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। तो पहला, शैशवावस्था के दौरान शिशु द्वारा लगाव विकसित करना। शिशु के साथ कैसे लगाव विकसित किया जाए शैशवावस्था के दौरान। तो जो लगाव होता है वो किसे कहते हैं, वो क्या है, 2 लोगों के बीच भावात्मक संबंध है, उसे ही लगाव कहा जाता है। यहाँ पर हमें लगाव किसके बारे में पूछ रहे हैं, हमें शिशु के साथ लगाव स्थापित करना। यहाँ हम शिशु और पालनकर्ता के बीच लगाव पर चर्चा करेंगे। दैनिक अंतःक्रियाओं से माँ और शिशु के बीच जो एक स्नेहमयी संबंध बनता है उसे ही लगाव कहते हैं। जब माँ शिशु को गोद में उठाती है, उसकी ओर एकटक देखती है, बात करती है, उसकी वजह से मालिश करते हुए बात करते हैं, मुस्कुराती है, तो यहीं से शिशु के साथ उसका एक संचार शुरू हो जाता है, जो शिशु के जन्म के कुछ समय बाद से ही शुरू हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, कहते हैं जन्म के थोड़ी देर के बाद तुरंत बाद के बच्चे को सबसे पहले माँ की गोद में देना चाहिए, माँ के पास ही रहने देना चाहिए। इससे परिपोषण की गतिविधि जैसे शिशु को खिलाना, नहलाना, पिलाना, सुलाना आदि माँ करेगी और उससे क्या माँ और बच्चे के बीच लगाव सुदृढ़ होने लगता है। चूंकि शिशु की देखभाल ज्यादातर माँ ही करती है, अतः सबसे पहले शिशु का लगाव माँ के साथ होता है। अगर बच्चे को दूध पिलाते समय माँ तनावग्रस्त रहेगी तो बच्चा भी चिड़चिड़ा व दुखी रहने लगता है। माँ के रूखे व्यवहार के कारण मानता है कि मतलब स्वयं को मानता है, उसे लगता है कि हो सकता है माँ मेरी वजह से परेशान हो, तो बच्चा भी दुखी रहने लग जाता है। अतः बच्चे के साथ माँ को हमेशा खुश रहना चाहिए। हम देख सकते हैं जैसे कि बाल संस्थान होते हैं, वहां पे क्या बच्चों को क्या नहीं मिलता, सब कुछ तो मिलता है, सिर्फ भावात्मक
अंतःक्रिया नहीं हो पाती, इस वजह से बच्चे के किसी के साथ लगाव स्थापित नहीं कर पाते हैं जितना कि वो घर पे अपने माता पिता के साथ लगाव स्थापित कर पाते हैं। अगर बच्चे के अच्छे भावात्मक संबंध बनते हैं तो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, कम रोते हैं, ज़्यादा अन्वेषण करते हैं और माँ के साथ हमेशा डर कर चिपके नहीं रहते, बल्कि खुल के माँ के साथ कि माँ मुझे संभाल लेगी, किसी परेशानी में रहा तो वातावरण का खुल के अन्वेषण करते हैं। पिता के साथ बच्चे कैसे लगाव करते हैं कि माँ के बाद शिशु के जीवन में प्रमुख भूमिका अपने पिता की होती है, क्योंकि शिशु की देखभाल करने में क्या वे माँ की तरह ही काम करते हैं, माँ के बराबर ही होते हैं। वे माँ जैसे ही स्नेहमयी व संवेगात्मक अनुक्रिया दिखाने वाले होते हैं। अगर जन्म से ही पिता शिशु की देखभाल करते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, तो शिशु पिता के साथ भी माँ के समान ही लगाव स्थापित कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ भावात्मक संबंध बनाना, ज्यादा लोगों के साथ भावात्मक संबंध, जैसे माता और पिता के बाद क्या है, बच्चा अपने घर में जो भी और लोग होते हैं, जैसे भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, चाचा चाची ताऊ ताई, इनके साथ भी आपस में लगाव महसूस करने लग जाते हैं बच्चे। तो ये बच्चों के साथ लगाव स्थापित करना हो गया। नेक्स्ट दूसरे की ख का दूसरा कि 13 से 36 माह के दौरान बच्चे की स्वायत्तता को विकसित करना। तो स्वायत्तता की भावना होगी कि मतलब बच्चे के अंदर ही खुद से ये विचार आ जाता है कि मैं अपने काम स्वयं कर सकता हूँ, तो ये स्वायत्तता की भावना होती है। बच्चों में स्वायत्तता का होना अत्यावश्यक है। 13 से 36 माह के बच्चों में खास आदत देखने को मिलती है कि बच्चे के हर बात में ना कहना सीख जाते हैं, यानी उनके हर काम का उत्तर ना ही होता है, क्योंकि अब वे अपना हर काम अपनी मर्जी व अपने अनुसार इच्छा अनुसार करना चाहते हैं। स्वायत्तता का मेन तात्पर्य क्या है कि अपनी इच्छा अनुसार अपने काम स्वयं करना। 13 से 36 माह के बच्चों में ये योग्यता देखने को मिलती है। बच्चे अपनी इच्छानुसार कार्य करना पसंद करते हैं, अपनी विशेषताओं के प्रति जागरूक भी हो जाते हैं, उनके विश्वास में वृद्धि होती है तथा वह यह भी सोचने लगते हैं कि वे ये सारे कार्य करने के लिए समर्थ हैं। अपनी इसी योग्यता को वो आजमाना भी चाहते हैं। जैसे खाना खाते समय क्या कहेंगे कि चम्मच पकड़कर खाने की हट करेंगे, कुर्सी पर चढ़ने के लिए कहेंगे कि नहीं हम खुद चढ़ जाएंगे, ये सारी चीजें वो करते हैं। स्वयं कपड़े पहनने की हट करेंगे, फिर चाहे दोनों पैर पे पैंट का एक पैर उसी में दोनों पैर फंसा ले, लेकिन जिद करेंगे नहीं हम खुद पहनेंगे। तो ये सारी बातें बच्चे में बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाती हैं। बच्चों में स्वायत्तता या स्वयं योग्यता का विकास ऐसे ही स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने से होता है। बच्चे को लगता है कि वे घटनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं घटनाओं पे, इसी से उनमें स्वायत्तता की भावना उभरती है। स्वायत्तता कैसे विकसित करे बच्चे में? स्वायत्तता से मतलब है बच्चे में स्वायत्तता से मतलब है कि अपने चुनाव स्वयं करना, कि विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करने या ना करने के निर्णय भी स्वयं लेना। जैसे बच्चे के जीवन के प्रथम वर्ष में पालनकर्ता पर विश्वास होना जरूरी होता है, वैसे ही बच्चों में इस टाइम स्वायत्तता की भावना जरूरी होती है। अगर बच्चों को अन्वेषण करने की स्वतंत्रता ना दी जाए, उन पर रोक टोक नियंत्रण लगाए जाएं, तो शायद उनमें अपनी योग्यताओं के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगेगा। जैसे अगर हम किसी बच्चे को बार बार ये कहें, देखो तुमने क्या कर दिया खाना, तुम खाना खाते टाइम तुमने खाना गिरा दिया, तुमने कपड़ों पे खाना गिरा, कपड़े गंदे कर लिए, तुमने अपना मुंह गंदा कर लिया। किसी बच्चे ने जैसे फ्रॉक पहनी, दिखाने आई अपनी मम्मी पापा को कि उसे पहन के आई, तो ये खुश होके आई थी ना कि मम्मी पापा कहेंगे वाह वेरी गुड, आपने इतनी अच्छे से आपने खुद से फ्रॉक पहनी। लेकिन सुनने को क्या मिल रहा है, देखो तुमने तो उल्टी फ्रॉक पहन ली, क्या करती हो तुम। तो उससे क्या बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चे हतोत्साहित हो सकती है, जिससे कि उसके मन में एक चीज बैठ सकती है अपनी योग्यताओं के प्रति शर्म बनाम शक, यानी शर्म और शक ये चीज क्या बैठ सकती है, उसमें बच्चे में शर्म बनाम शक की भावना पैदा हो सकती है। अतः बच्चों में शर्म बनाम शक के लिए अन्वेषण के इसको हटाने के लिए, इसकी जगह पे शर्म या शक की बजाय स्वायत्तता की भावना को बढ़ाने के लिए बच्चे को अन्वेषण के मौके देने चाहिए। साथ ही बच्चे को इस चीज के लिए सकारात्मक माहौल भी देना चाहिए। तो यहाँ पे दिसंबर 2021 के 2 प्रश्न हो गए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी के बचे हुए प्रश्न के आंसर है वो मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर वीडियो यूजफुल रहा हो आप लोगों के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपके साथ इसी ACC 01 में एनरोल है तो उनके साथ भी प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।